हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। सो आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल हम फिर से बैक हैं और पूरे जोश के साथ और पूरे आपको आपको कुछ सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए। सो वी आर रेडी एंड आई होप यू ऑल्सो रेडी फॉर दिस। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे ये 23/8/2018 को 23/8/2018 को एक पेपर लिया गया था JVNL के द्वारा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम सोर्सेस ऑफ इंटरनेट। गूगल बाबा जी के यहाँ से हमने ये जो है सोर्स प्राप्त किया है कि ये एक पेपर हमारे हाथ लगा है। इसमें ये लिखा गया है JVNL इलेक्ट्रिकल, कुछ ये कोडिंग है। तो ये मतलब राजस्थान का JVNL के एग्ज़ाम के रिलेटेड ही कोई पेपर है। प्रोबेबली जो 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। इसे सॉल्व करेंगे आज हम। और इसे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि इसको पूरा एक एक पॉइंट वाइज, एक एक क्वेश्चन वाइज आप इस वीडियो को देखेंगे, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आप स्किप करते हो फिर आप सोचोगे यार मैंने सॉल्व किया था, ये कैसे हो गया। तो स्किप मत करना, ठीक है। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम बहुत पास में है। सो दैट्स लाइक 11 तारीख को एग्ज़ाम है। सो इस पेपर को देखना तो बनता ही है, ठीक है। तो थोड़ा अपना समय निकाल के कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करेंगे। डिटेल में नहीं जाएंगे किसी के भी, बस आपको मैं बता दूंगा, हिंट दे दूंगा, बाकी आप सॉल्व कर लेना। लेकिन जितना पॉसिबल है उतना इस वीडियो को शॉर्ट करेंगे, जिससे क्या है कि आपको समय मिल सके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेरिएबल कैपेसिटर के इस्तेमाल होने वाले डाइलेक्ट्रिक पदार्थ को आमतौर, सो वेरिएबल कैपेसिटर में जो आमतौर पर हवा इस्तेमाल होती है, ठीक है। 250 वोल्ट मूल्यांकित 500 वाट 200 वाट के दो बल्बों को प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस का क्या मांगा है, ये रेजिस्टेंस का रेशियो। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा देना, P इक्वल टू पता है आपको VI, I इक्वल टू V/R, तो P इक्वल टू V²/R। तो आप देख लेना, इस फॉर्मूला की बेस पे आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, किस कंडक्टर में की वजह से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है? सो ये देखो, ऊष्मा का मतलब है हीट। सो I²RT लॉसेस, तो R आता है यहाँ पे, ठीक है। करंट तो जा ही रहा है, R की वजह से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसे हम हिंदी में ऊष्मा कहते हैं। इनमें से कौन सा डिवाइस चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो ये है इंडक्टर, ठीक है। एज ए चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। फ्यूज वायर का मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाता है, तो ये तो आपको पता ही है, एम्पियर। जब भी आपके घर का फ्यूज उड़ जाता है, आप क्या करते हैं, दुकान पे जाके बोलते हैं कि भैया 5 एम्पियर का फ्यूज दे दो, या जो भी एम्पियर आपको चाहिए। अब इसमें किसी सर्किट में 33 किलोवाट 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो पूरे रजिस्टर में वोल्टेज देखो, 33 ओम का अपना रजिस्टर है, 33 ओम्स। आप इसमें करंट फ्लो करवा रहे हो 2 एम्पियर का, तो इसमें जो वोल्टेज है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो 2 इंटू 33 तो कितना हो गया, 66। इसका सही उत्तर है 66। बहुत आसान था। इनमें से कौन सा कथन एक सीरीज और समानांतर DC सर्किट दोनों के लिए सही है? ठीक है, सीरीज और पैरेलल DC सर्किट दोनों के लिए सही है, पावर संयोजक होते हैं। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध, देखिए 0.2 ओम रजिस्टर है और उसकी जो वायर है उसकी लंबाई को दुगना कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, ρL/A। L की जो है L 2 टाइम्स, ये नया L है। तो अब अगर ये 2 टाइम्स होता है तो आपको पता होगा ये जो R है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर आपका होगा 0.4 ओम। नेक्स्ट, अगर एक कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के टुकड़े को एक साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में हस्तांतरित करती है इलेक्ट्रॉन। आपको पता होगा जब हम छोटे थे तब एक कुर्सी पर बैठकर उस पर तौलिया जब हम हिट करते थे तो हमारे अंदर क्या एक
करंट आता था, ठीक है। वो करंट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते थे। एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन 50%, ठीक है। एक नारंगी, अब इसके लिए देखो भाई, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये एक रेजिस्टेंस का कोडिंग होता है, जो कलर कोडिंग होता है रेजिस्टेंस का, कलर कोडिंग। सो उस कलर कोडिंग की हेल्प से आप इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे तो 3.3 किलो ओम मिलेगा। नेक्स्ट, नीचे दिया गया इनमें से कौन सा संघटक का एक मानक संकेत है? तो ये कौन से संघटक का मानक संकेत है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। देखिए ये जब भी आता है ना, ये जो एरोस, तो ये समझ लेना ये लाइट, ऐसे ही एक एलईडी का भी कुछ होता है, जब भी इस तरह का कुछ आएगा ना तो लाइट से रिलेटेड ही कुछ होगा। एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनल के बीच जो डिफरेंस है, विभव, पोटेंशियल, तो इसकी क्या होगा, इसे टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। ये हिंदी में ही थोड़े से आपको हो सकता है हार्ड लग रहे हो, लेकिन जब ये क्वेश्चंस इंग्लिश में आप देखोगे तो काफ़ी सारे आसान हो जाएंगे आपके लिए। एक रियोस्टेट में इनमें से कौन सा पहलू पोटेंशियोमीटर से अलग है? तो इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है, ठीक है। किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार एक सामूहिक पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणित योग सबको पता है, शून्य होता है, ठीक है, केसीएल के अकॉर्डिंग। डैश एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है, तो ये वोल्टेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा डिवाइस एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में दो रजिस्टरों वाला सर्किट बनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? तो ये कहना चाहते हैं कि एक स्टैटिक डीसी होता है और उसको डीसी में जो कन्वर्ट करता है वो क्या होता है? वो चॉपर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में एससीआर का विस्तार क्या है? एससीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सेमी कंडक्टिंग रजिस्टर। आंसर क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक मिनट, सॉरी बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में ये डी हो गया। इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है? ये मेरे ख्याल से आपका एन चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर है इसका एन चैनल मॉसफेट। क्वेश्चन नंबर 23, एसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो देखिए ये सारे जो सिस्टम है ना, ये आप एक बार सर्च कर लेना, सब मिल जाएंगे। बस ये जो एक है सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम, ये यूज नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 24, एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का संवहन करता है, मतलब कि कोर से ज़्यादा सरफेस पर करंट हो जा रहा है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये स्किन इफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पेल्टियर प्रभाव का विलोम, ये होगा सीबैक इफेक्ट। पेल्टियम इफेक्ट क्या, जो अपोजिट है वो सीबैक। क्वेश्चन नंबर 26, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, एक इंसुलेटर के रूप में। इलेक्ट्रिक प्रेस में आपने देखा होगा माइका का इस्तेमाल किया जाता है, वो सफ़ेद सफ़ेद एक शीट जैसी होती है, तो दैट इज एक्चुअली इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक चल लोह उपकरण को एक एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जाना है तो कॉइल में, ठीक है, मोटी तार के टर्न्स की संख्या अधिक होती है। जब भी एमीटर की बात होती है तो वहाँ पर आपकी जो मोटी तार का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा होगा। अब देखना, एक स्थायी, क्वेश्चन नंबर 28, एक स्थायी चुंबक चल कॉइल उपकरण में विक्षेपण टॉर्क किसके सीधे समानुपातिक होता है? तो इसका आंसर ई आएगा, ठीक है। इसमें जितने भी ऑप्शन है, वायु अंतराल के फ्लक्स घनत्व, तार के टर्न्स की संख्या, कॉइल में से होकर गुजरने वाले करंट, प्रभावी कॉइल क्षेत्र,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या है? यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 30, गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक उपकरणों को फ्लक्स मीटर के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त किया जा सकता है? आंसर इसका है डी, नियंत्रण स्प्रिंग को निकाल करके, कंट्रोल स्प्रिंग को निकाल के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए मैगर प्रयुक्त किया है? मैगर का यूज क्यों किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए मैगर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है, 300 आरपीएम की गति है, तो एक सिंक्रोनस जनरेटर की आवृत्ति क्या होगी? अगर कोई सिंक्रोनस जनरेटर है उसमें पोल्स 4 है, 300 आरपीएम उसकी स्पीड है, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? नहीं, सिंक्रोनस की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, NS इक्वल टू 120F/P। यहाँ पे आप F के लिए इक्वेशन बना लो, NS इंटू P/120। इसमें आप जितनी वैल्यूज आपको दी है, P की वैल्यू दी है और ये 300 आरपीएम दिया है, तो ये रख देना। तो यहाँ से आपको इसका कुछ वैल्यू 10 हर्ट्ज मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 6 पोल्स वाले सिंक्रोनस अल्टरनेटर में एक परिक्रमण में से होकर गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या होगी? तो आप कभी भी इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा जाए और 6 पोल इसमें दिया है, तो एक जो रोटेशन होगा, इन वन रोटेशन इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगा? मान लिया ये देखिए, एक पोल ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, 6 पोल हो गए। अब देखिए, जब भी कोई रोटर रोटेट होगा तब उसमें इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कैसे बनेगी? जब ये यहाँ से यहाँ पे रोटेशन होगा और यहाँ से यहाँ पे होगा, तो यहाँ से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ 180। ठीक है, तो ये पूरा 360 हो गया। तो सेम वे आप इसको एक पूरा रोटेशन के लिए जब काउंट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1080 डिग्री। ठीक है, ये होगा 360 इंटू 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम बिजली के एक जनरेटर में क्या पता लगाने के लिए लागू किया जाता है? सो ये EMF की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक अल्टरनेटर के रोटर में DC आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है, तो 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सो यह AC और DC दोनों उत्पन्न करता है। तो जो अल्टरनेटर होता है वो AC प्रोड्यूस करता है, ना कि DC प्रोड्यूस करेगा DC जनरेटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? सो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल सभी को पता है, इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? सो इसका सही आंसर आएगा रिलक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 39, सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग आमतौर से, सो देखिए सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग 2 काम करती है, एक स्टार्टिंग टॉर्क, दूसरा हंटिंग। तो इसका आंसर होगा A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाने पर इसकी चाल द्वारा सीमित होती है। सो ये विंडेज एंड फ्रिक्शन के द्वारा इसकी चाल जो है सीमित होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, डैश मोटर सिंगलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है, रिलक्टेंस मोटर। क्वेश्चन नंबर 42, एक DC मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानियों के लगभग, एक DC मशीन में आर्मेचर कॉपर लॉस टोटल लॉस के कितना परसेंटेज होता है? तो ये होगा 30 to 40%। ऑप्शन ई इज करेक्ट। वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल मुख्यतः एक पद्धति है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है। वॉर्ड लियोनार्ड कंट्रोल ये मेनली एक आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। कक्षा 3 सिरेमिक कैपेसिटेंस के ढकता हुआ के रूप में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम यौगिक हैं। सो ये बेरियम टाइटेनेट। DC शंट मोटर नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 46, यदि ई डीसी मोटर का बैक ईएमएफ है और वी टर्मिनल वोल्टेज, तो अधिकतम शक्ति की स्थिति, तो मैक्सिमम पावर कब होगा, व्हेन ई इज इक्वल टू वी बाई टू। इसके लिए इक्वेशंस है, वो आप जब सॉल्व करेंगे, ई इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, सो उसमें आप उसका जब डेरिवेशन लेंगे और फिर मैक्सिमम पावर के लिए उसे जीरो कराएंगे तब वो आ जाएगा, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, यदि एक डीसी मोटर की लोड रहित चाल 1350 और पूर्ण लोड की चाल 1150 है, तो इसकी वोल्टेज नियमन, ठीक है, तो इसकी नो लोड स्पीड दी है, फुल लोड स्पीड आपको दे दी है। अब वोल्टेज नियमन, वोल्टेज रेगुलेशन आपसे पूछा गया है। सो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगे नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, तो ये आपका आ जाएगा नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आएगा 17.39, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एक सीरीज मोटर की स्पीड, आर्मेचर करंट विशेषताएं डैश होती हैं, आयताकार, अति परवलयी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी डीसी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंपों के में अनुप्रयोग हेतु उपयुक्त होती हैं, तो शंट मोटर। क्वेश्चन नंबर 50, डीसी शंट मोटर में चाल नियंत्रण के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण पद्धति और रियोस्टेटिक नियंत्रण पद्धति में परिवर्तनीय प्रतिरोध डैश होता है, तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, उच्च चाल वाले अल्टरनेटरों तथा टर्बो अल्टरनेटरों के लिए सामान्यतः किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिलेंड्रिकल टाइप। जब भी हाई स्पीड जो रोटर की बात होती है, ठीक है, अल्टरनेटर्स में, तब ये सिलेंड्रिकल टाइप यूज होगा, और सेलिएंट पोल टाइप का भी यूज होता है जब लो स्पीड होती है। क्वेश्चन नंबर 52, अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस किसके बराबर होता है, तो इसका होगा रिसाव प्रतिरोध, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उसके सम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कुंडली को घुमाते रहने के लिए मोटर में डैश कहलाने वाली युक्ति द्वारा प्रत्येक आधे फेरे के पश्चात धारा उलट दी जाती है, तो ये धारा कम्यूटेटर के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि कॉइल आपकी कंटिन्यूसली रोटेट करे, तो आपको जो है, सीधी बात है, आपको उसका जो है करंट का फ्लो है, उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा, और वो रिवर्स करने के लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं, और वो कम्यूटेटर का यही काम है कि वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स करेगा, और रिवर्स करते ही आपका जो है वो कॉइल रोटेट होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 54, शेडेड पोल सिंगल फोज मोटर में घूमता चुंबकीय क्षेत्र डैश द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसका होगा आंसर डी, शेडिंग कॉइल। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत आपूर्ति पर चल सकती है, मतलब एसी एज वेल एज डीसी पर जो चलती है वो होती है यूनिवर्सल मोटर। आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर होगा, दैट इज यूनिवर्सल मोटर टाइप। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से किस एकल फेज मोटर में रोटर में कोई टीथ या वाइंडिंग नहीं होते, तो ये हिस्टेरेसिस मोटर में ना तो रोटर में कोई टीथ होता है, ना तो कोई वाइंडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 57, स्क्विरल केज प्रेरणी मोटर की 1/7वें दर से चाल में चलने की प्रवृत्ति दर्शाने वाली घटना को क्या कहा जाता है, तो ये क्रॉलिंग कहा जाता है। क्रॉलिंग का मतलब आप जानते हैं, क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, वो घुटनों पे चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द बेबी इज क्रॉलिंग, बेबी क्रॉलिंग। तो ऐसे ही मोटर की भी एक घुटनों पे चलती है, उसे क्रॉलिंग कहते हैं। उसकी जो मेन स्पीड है वो स्पीड छोड़ के ये कुछ फ्रिक्वेंसी की स्पीड पे चलती है, जो हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी होती है, सो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर किससे बना होता है, तो ये क्रोम स्टील से। क्वेश्चन नंबर 59, प्रेरक मोटर में क्रॉलिंग मुख्यतः किसके कारण होती है, मोटर के विकसित अनुकंप के कारण, सो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है, तो आर्द्रता मुक्त वायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार प्रत्येक शक्ति उप परिपथ के भार को कितने तक सीमित किया जाना चाहिए, सो पावर सब सर्किट का जो है लोड कितना होना चाहिए, 3000 वाट, तो आंसर इज करेक्ट, दैट मीन्स 3 किलोवाट।
क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सुरक्षात्मक भूस्पर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का इस्तेमाल किया जाता है? सो आंसर सी इज करेक्ट, हरा। अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? क्लिट वायरिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, 3SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा? सो आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, 3SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा? आंसर डी इज करेक्ट, 6.4008 mm। क्वेश्चन नंबर 65, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है? सो ड्राई सेल का जो वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 66, धारा और वोल्टेज फेज में होने का शक्ति गुणक क्या है? cos फाई की वैल्यू क्या होती है जब करंट और वोल्टेज एक साथ एक ही फेज में होते हैं? तो cos फाई cos 0 इज 1, दैट मीन्स cos फाई इज यूनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो उसे सॉलिड बनाने के लिए, रोबोस्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, उप स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इन सब मतलब कि तेल के रिसाव से आग लगने या टालने के लिए, स्विच यार्ड के भीतर पौधे उगने से रोकने के लिए, यार्ड की कार्य अवस्था सुधारने के लिए, लघु परिपथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और स्पर्श विभव घटाने के लिए। ठीक है, स्टेप पोटेंशियल, ठीक है, घटाने के लिए, स्टेप एंड टच पोटेंशियल घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशनों में इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज दूरी का सुझाव दिया जाता है? सो इसका आंसर है 16 mm पर kV। क्वेश्चन नंबर 70, संचरण लाइन में अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन में ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन में निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो ये जो लास्ट में इंसुलेटर आता है ना, जो कोई भी लाइन एंड होती है, तो उस टाइम स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? स्ट्रेन इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर 71, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है? जो इसका संधारित्र। क्वेश्चन नंबर 72, 400 kV के लिए उप स्टेशन में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा? सो आंसर बी इज करेक्ट, 4200 mm। क्वेश्चन नंबर 73, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण के विद्यमान किसी भी धारिता आवेश की भूमि को में डिस्चार्ज करता है? तो आंसर ए इज करेक्ट, भू संपर्क स्विच। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है? आंसर ई, पर्वतीय क्षेत्र के लिए, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले के लिए, भूमिगत स्टेशन के लिए और ऑफशोर के लिए। ठीक है, गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है इस केस में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से क्या एक वेक्टर मात्रक है? आंसर बी इज करेक्ट, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजक में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डायपोल की क्षमता का मापक क्या है? डायपोल की गति। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो ये टंटालम एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। किसी पदार्थ को गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, वो आंसर सी पारगम्यता। ठीक है, आंसर सी पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 79, परमएलाय मुख्य भाग डैश है? आंसर सी निकल। क्वेश्चन नंबर 80, तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से क्या परम उपकरणों का उदाहरण है? ई, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82, परमियाबिलिटी का व्यक्तुक्रमानुपाती क्या है? रिलक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 83, यदि कोई कैपेसिटर 10 वोल्ट 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्षमता? आंसर ए 0.024 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स
श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता मान, इसका क्या होगा? अगर देखो ये श्रेणी में जुड़े हैं मतलब सीरीज में जुड़े हैं तो समझ लीजिए कि 10-10 के कैपेसिटर हैं आपके, तो इनमें वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तब होता है, 10/10 + 10। तो ये आपका होना चाहिए यदि 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता मान। ये क्वेश्चन थोड़ा आप एक बार रिसर्च कीजिए, मुझे इसमें डाउट है कि इसका आंसर 3.33 माइक्रोफैराडे है। अब ये कितने कैपेसिटर्स के लिए पूछ रहा है? यदि 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स श्रेणी में जुड़े हैं, ठीक है, तो समान धारिता मान, ये मेरे ख्याल से हो सकता है कि आपको 3 कैपेसिटर्स के लिए पूछ रहा हो, या तो फिर ये आपको कितने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इस पे थोड़ा आप एक बार रिसर्च करना, मैं भी देखूंगा कोई आंसर मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, गाज नियम निम्न में से किस लिए लागू होता है? ई, इन सब के लिए। फील्ड में एक अनंत चार्ज के लिए लंबे सीधे तार के कारण, फील्ड में एक अनंत चार्ज के लिए तार के कारण, फील्ड के लिए पॉइंट चार्ज के कारण, फील्ड के लिए पूरी तरह चार्ज किए गए वलयाकार कोषों के कारण। क्वेश्चन नंबर 86, यदि किसी कैपेसिटर के समांतर प्लेटों का अलगाव बंट गया है तो इसका धारित्व, आंसर भी 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, उस समय जब फ्यूज लिंक को जलाया गया है उसको लेकर ओवर करंट में व्यवधान डाला जाता है, तब तक के समय की मात्रा, आर्किक का समय, ठीक है, आर्किक का समय। क्वेश्चन नंबर 88, किस उपभोक्ता का संपर्क किया गया लोड 3 किलोवाट है, उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, उपभोक्ता का मांग कारक, सो ये सी होगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 89, किस ट्रांसमिशन लाइन के समान सर्किट में धारिता डैश के कारण है? आंसर बी, लाइन के विभव के अंतर। क्वेश्चन नंबर 90, स्कॉट संयोजन में टीजर के आर पार वोल्टेज डैश द्वारा मुख्य आपूर्ति को बढ़ाती है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91, संतुलित परिचालन के लिए टीजर प्रमाणिक परिणामित्र को डैश फेरे अनुपात की आवश्यकता होती है, 0.866 रेशियो 1। क्वेश्चन नंबर 92, 3 कला परिणामित्र में डेल्टा स्टार संयोजक की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टेज के सापेक्ष द्वितीय लाइन वोल्टेज डैश है 30 डिग्री लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 93, डेल्टा स्टार संयोजक में निम्न में क्या लाभ है? इन सभी, द्वितीय वोल्टेज का कोई विरूपण नहीं होता, दीर्घ असंतुलित भार को संभालता है, 3 फेज 4 तार प्रणाली को प्रयुक्त करता है, प्राथमिक पक्ष अनुप्रस्थ काट कम आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 94, संपनर परीक्षण में एक परिणामित्र की द्वितीयक के स्थानीय परिपथ में कुल वोल्टेज डैश है 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 95, परिणामित्र में स्लजिंग का प्राथमिक कारण क्या है? आंसर सी, तेल का ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन से परीक्षणों को 2 समान परिणामित्रों की आवश्यकता होती है? बैक टू बैक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 97, परिणामित्र के श्वासी में प्रयुक्त रसायन डैश होता है सिलिका जेल। ये परिणामित्र मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर के श्वासी में प्रयुक्त रसायन। प्रयुक्त रसायन मतलब कि ट्रांसफॉर्मर में सिलिका जेल एज ए ब्रीदर यूज किया जाता है, तो ठीक है, श्वासी मतलब एज ए ब्रीदर। क्वेश्चन नंबर 98, परिणामित्र पर लघु परिपथन परीक्षण के दौरान लौह हानि नगण्य होती है क्योंकि
तो आयरन लॉसेस क्या होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि प्राथमिक पक्ष पर आरोपित वोल्टेज निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 99, एक सजीव विद्युत अग्नि के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है, CO2 अग्निशामक। क्वेश्चन नंबर 100, डैश एक स्विच है जो दो बिंदुओं पर संयोजित परिपथ को खोलता है, दोहरा ब्रेक स्विच। अब इसमें जितने भी हिंदी के हैं थोड़े से आपको इसमें ऊपर से जा रहे होंगे, तो लेट देम भी, जितने समझ में आ रहे हैं उतने आप ट्राई कीजिए। जहाँ पे कोई इश्यू आ रहा है मुझे कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है, इस वजह से मेरी मजबूरी है इसे फटाफट सॉल्व करने की, क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा लेंदी करना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अब देखिए इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो गए GK वगैरह के, तो अब आपको थोड़ा मजा आएगा, रिलैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 101, 18 मई 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, तो इसे अमित खरे को। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार 4 जून 2018 के बाद से महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया, सऊदी अरब ने। ठीक है, सऊदी अरब मतलब इससे पहले महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देता था, 2018 4 जून के बाद इसने लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। राजस्थान सरकार में छात्रों को मुफ्त डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस तकनीक दिग्गज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसरो की जो स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1969 को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा याद रखना है इसे। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, किस IT फर्म ने बेल्जियम स्थित बिजनेस एडवाइजरी और डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज कंपनी हेडेरा कंसल्टिंग को अधिग्रहित किया है, तो ये है कोग्रीजेंट। आई थिंक आई प्रोनाउंसिएटिंग दी राइट। ओके, 107, कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कीज है, तो इसका E, संशोधक कीज है कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, उस डिवाइस उपकरण का नाम क्या है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करती है, ऑप्शन D, मॉडेम। 1 टेराबाइट के बराबर होता है, 1 टेराबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किसके साथ आया था, ये आया था ट्रांजिस्टर के साथ। क्वेश्चन नंबर 111, BHIM ऐप की लेन देन की दैनिक सीमा क्या है, तो ये होगा E, 40,000। ठीक है, ECS का विस्तार क्या है, ECS का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सर्विस। क्वेश्चन नंबर 113, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, केरल। टेक महिंद्रा के CEO कौन है, CP गुरनानी। अब ध्यान रखिएगा 2018 के हिसाब से अभी एक आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, PHS का विस्तार क्या है, 116 नंबर का क्वेश्चन, PHS का विस्तार क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। PHS मीन्स पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय गन्ना शोधक संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो गन्ना R&D रिसर्च का जो है संस्थान कहाँ पर है, ये होगा क्वेश्चन आंसर D, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 118, नील क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नील क्रांति किससे संबंधित, मछली उत्पादन से। 119 नंबर का क्वेश्चन, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, सो इसको पीडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 120, कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि क्षेत्र। राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है, 33। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ये हीरालाल शास्त्री जो है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर क्या है, जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है, रोहिदा। रोहिदा राजस्थान का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प। 126, सो इसका क्या है, मान ज्ञात करना है हमको, ये पूरा इसका एक मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होगा, D, 209/18। क्वेश्चन नंबर 127, 3x = 2y है तो x + y/y - x का मान ज्ञात कीजिए।
तो इसका आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 128, 600 सेंटीमीटर लंबे और 420 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने मीटर की 12 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन की जरूरत होगी? 210 मीटर। एक 22 मीटर लंबी त्रिज्या वाले वृत्तीय गोलकार पार्क के अंदर चारों ओर एक 1.4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पता कीजिए। तो ये होगा 187.44 मीटर स्क्वायर। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 61 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का जोड़ कितना होगा? 122। ऑफिसर और कर्मचारियों का औसत वेतन 2000 है। केवल ऑफिसरों का औसत वेतन 5500 है और केवल कर्मचारियों का औसत वेतन 1900 है। अगर दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या 560 है तो ऑफिसरों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 16। 15 स्क्वायर को कितनी संख्या के वर्ग से जोड़ने पर 1009 प्राप्त होता है? वह संख्या क्या है? आंसर डी 28। आंसर डी 28। दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और उनके वर्ग का जोड़ 625। इन संख्याओं का जोड़ पता कीजिए। 35, 746, 365 और 8521 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा ई। देखिए ये एप्टीट्यूड के ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, इस वजह से मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि इनके जो फॉर्मूलेस हैं 1 लाइन के फॉर्मूलेस हैं। इसमें कुछ ऐसा हार्ड मुझे लग नहीं रहा है। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सरल करें। 1720 माइनस, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर आएगा? डी 782। एक बार सॉल्व कर लेना है। एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या पद का पता लगाएं जिसे 3962, 4085, 4167 से भाग करने पर हर बार एक ही शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका होगा 41। 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर लंबी लकड़ी के 3 टुकड़ों को एक समान लंबाई वाले तख्तों में काटा गया। हर एक तख्त की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है? 7 मीटर। उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जिसमें 7 घटाने के बाद वो 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। सो 1015। दो संख्याओं का अनुपात 9/11 है तो उसका एलसीएम 396। इन संख्याओं का जोड़ का पता लगाना है, ये होगा 80। एक 127.5 मीटर लंबे डंडे से 0.85 मीटर के कितने टुकड़े काट कर निकाले जा सकते हैं? 150। 39 और 54 के वर्गों का जोड़ से घटाई गई उस सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जो पूर्ण वर्ग प्रदान करती है। ये होगा 81। अगर x और y का रेशियो जो है 5 और 5/8 है तो x + 10 एंड y + 16 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 5/8। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, इसे 10% और 15% क्रमागत छूटों के साथ बेचा जा रहा है। वस्तु की शुद्ध बिक्री का मूल्य का पता लगाएं। तो इसका आंसर होगा 1530। एक वस्तु की लागत कीमत उसके अंकित मूल्यों को 75% है, तो अंकित मूल्यों पर 10% छूट देने तक कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा? तो ये होगा 20%। 60 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड 54 माइनस ए = 1260, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 540। 450.5 प्लस एक्स माइनस 625.75 भागे 3/5 = 750, तो 4x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या होगा? आंसर ई 5701। 30 आदमी लोग हर दिन 7 घंटे काम करके एक कार्य की 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य को 21 आदमी हर दिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो ये इसका आंसर होगा 25 दिनों में। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 48 से गुणा करने पर वही गुणनफल प्राप्त होगा जो 173 को 240 से गुणा करने पर प्राप्त होता है? तो इसका आंसर डी 865। क्वेश्चन नंबर 149, दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 90 है, उनका क्षेत्र गुणनफल 27 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर पता लगाना है। तो इसका आंसर होगा 36। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के जोड़ का पता लगाना है। तो इसका आंसर 28 होगा। सो दोस्तों ये तो था फुल्ली सॉल्व्ड पेपर JVNL का, ठीक है। अब इस पेपर को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है t.me सूरज SURAJ क्लासेस CLASSES, ठीक है। जो ये चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जाके आपको इस पेपर का मैं PDF दे दूँगा, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें इंस्टा पर भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। इंस्टा पर हमारा लिंक सेम सूरज के क्लासेस आप लिखिएगा, सूरज के क्लासेस,
instagram.com सूरज की क्लास वेब पर, या फिर इंस्टा में भी डायरेक्ट सूरज की क्लासेस आप लिखेंगे तो सेम लोगो आपको वहाँ मिल जाएगा, हमारा अकाउंट आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसके अलावा हम फेसबुक पर भी, हमारा पेज है, फेसबुक पर एक अकाउंट भी है, ठीक है। तो फेसबुक पर भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, वही facebook.com सूरज क्लास SURAJKCLASSES, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई ऐसा डाउट है, बहुत ज़्यादा विकेट जटिल डाउट है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई और तरीका निकालेंगे हम आपसे। हो सकता है डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करें, फ़ोन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आज के वीडियो का अंत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, हमें बताइए आपके डाउट्स के बारे में। इससे पहले भी हमने एक JVNL का पेपर फुली सॉल्व दिखाया है, उसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में जो ऊपर चल रहा है वहाँ भी मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में भी आ जाएगा, या फिर हमारे चैनल को आप विजिट करोगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अभी 2-4 वीडियो से पहले देखोगे आप, उसमें होगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।